दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है आपका हिंदी सीरीज का डे 2। आज की इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में 6 से 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको गद्यांश वाले प्रश्न बताएंगे। अगर आप इन प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, इन्हीं प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और हर साल ये क्वेश्चन बनते हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कल की महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो नहीं देखी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हमने आपको 70+ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी 13 फरवरी तक रेगुलर चलने वाली है। तो रोज शाम को 7 बजे आपको हिंदी की वीडियो देखनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका गद्यांश है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। ये वाला गद्यांश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% ये बोर्ड 2026 में पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक गद्यांश, और किस चैप्टर से लिया गया? अशोक के फूल से। इसके लेखक का नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो एक बार हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों? उसे वह याद रखती है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है ही तो है। ठीक है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश में ये देखना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इनके लेखक कौन। अगर आप ये दो चीजें याद रख लेते हैं तो आप गद्यांश कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गद्यांश जो है वो किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो ये कैसे आप याद रखेंगे? तो इसके लिए हमने एक आपके लिए ट्रिक ढूंढी है। ठीक है, अगर अशोक के फूल से कोई पद्यांश आता है तो उसमें अशोक दिखेगा, अशोक के फूल आ सकता है, मानव जाति की दुर्गम धारा, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, और अशोक वृक्ष और कालिदास। ये कुछ कीवर्ड्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, अशोक आ सकता है, अशोक के फूल आ सकते हैं, मानव जाति की दुर्गम धारा, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, अशोक के वृक्ष और कालिदास। तो अगर ये शब्द अगर आपको पद्यांश में दिख जाए तो वो किस चैप्टर से होंगे? अशोक के फूल से होंगे। और इसके लेखक कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इसे आपको तैयार कर लेना। ठीक है, और इस टाइम पे अब आपके पास बोर्ड एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, तो सबसे ज्यादा आपको 3 चैप्टर तैयार कर लेना, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से ही बनते हैं। अगर आप देखना चाहें तो निंदा रस चैप्टर आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, उसके लेखक और चैप्टर का नाम याद रखना है ना, और उनके जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आपको याद रखना है। फिलहाल तो अगर आप ये तीनों चैप्टर पढ़ लेते हैं, इनके तीनों चैप्टर के गद्यांश अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो इन्हीं चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? अशोक के फूल का। तो कहीं भी आपको अशोक दिख जाए या अशोक के फूल दिख जाए, या मानव जाति की दुर्गम धारा, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, और अशोक वृक्ष या कालिदास, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए तो वो कौन से चैप्टर से होगा? अशोक के फूल से। और इनके लेखक का नाम क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कौन से चैप्टर से? अभी हमने आपको बताया कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, तो ये कीवर्ड किसमें था? अशोक के फूल में। और इनके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका गद्यांश आता है। ठीक है, और 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन बनते हैं, 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना। तो आपको पहले वाले क्वेश्चन में पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। तो सबसे पहला वाला आंसर हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया? पाठ और लेखक का नाम। तो यहाँ पर आपको लिख देना ब्लैक पेन से पाठ, और पाठ का नाम क्या है? अशोक के फूल, और लेखक का नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी हो भी जाएगा। नंबर आपको यहाँ से 2 नंबर यहाँ पे
कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें सिर्फ क्या पूछा गया, पाठ और लेखक का नाम लिखना है, तो पाठ और लेखक का नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से आवृत है। ठीक है, तो ये लाइन काफी लंबी हो जाएगी, 3 लाइनों में आ पाएगा, तो आप डायरेक्ट पाठ का नाम ब्लैक पेन से डालिए और उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक पेन से लेखक का नाम लिखा और जो भी लेखक हैं वो यहाँ पर लिख दिया। ये ऐसा भी लिखेंगे तब भी आपको 100% 2 नंबर मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो पाठ और लेखक का नाम लिख दीजिए बस। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जिसमें खाली रेखांकित की गई सिर्फ उसी की ही आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी होगी रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद लिख के दिखा देना है कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है। ठीक है, यह संसार बड़ा ही स्वार्थी, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता है। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाता है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो ये उसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो रेखांकित किया गया सिर्फ उसकी ही आपको व्याख्या करनी है। अब ये भी नहीं आपको रटना, एक बार बस आपको ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लेना। जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया। तो लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया, तो यहाँ पे आप आंसर बना सकते हैं कि लेखक ने दुनिया का व्यवहार इस तरह बताया कि, तो यहाँ पर आपने तीसरा नंबर है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा तीसरा नंबर और यहाँ से आंसर आपको लिख देना। तो क्या बताया, लेखक ने बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो ये आपको पद्यांश में ही आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, लेखक ने क्या बताया, दुनिया के व्यवहार को किस प्रकार बताया। तो यहाँ पे आपको 2 लाइनें लिखनी कि लेखक ने दुनिया का व्यवहार इस तरह बताया कि जितने से उसका स्वार्थ सदता है बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाते। बस इतना आपको आंसर में लिख देना, 2 नंबर आपके कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया, यहाँ पे आपको मिल गया आंसर, आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, बस आपको पहले अच्छे से गद्यांश पढ़ लेना। तो किसे कहा गया, सारे संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो किसे कहा गया, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया। तो यहाँ पर एक लाइन का आंसर आपको लिख देना कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया, स्वार्थ का अखाड़ा संसार को कहा गया है। ठीक है, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर आपको लिख देना है, उसका आंसर लिख देना कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक है, इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी। तो मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, यहाँ पर आपको लिख देना कि मनुष्य की जीवन की इच्छा बड़ी ही ममताहीन है, क्योंकि वह स्वयं के जीवन के लिए कोई भी अनैतिक और क्रूर कार्य करने से नहीं चूकता। ठीक है, मनुष्य की जीवन इच्छा यही है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया आपको आंसर गद्यांश में ही मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस चैप्टर के कौन कौन से आपको पढ़ना है, तो एक आपको ये हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसका आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जो हमने आपको बताया, क्योंकि सारे तो इसमें करवाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो एक अशोक के फूल से आपको ये वाला पढ़ लेना है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महान मानव समुद्र कहा है। ठीक है, ये वाला आपको पद्यांश जरूर से जरूर पढ़ लेना। तो इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, मॉडल पेपर आपके पास होगा, उससे आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है अशोक के फूल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अशोक के फूल से चैप्टर से आपके ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है और एक कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 2 को आपको इस चैप्टर से तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद है दूसरा पद्यांश, एक हमने आपको करवा दिया इस चैप्टर का, एक आपको खुद से करना होगा।
अब दूसरा है, उसके बाद सारे आंसर आपको लिख देने। ठीक है, तो पहला आपको हमने इम्पोर्टेंट बता दिया, और इसका जो अशोक फूल का दूसरा हमने आपको बताया था वो भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेनी है। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न बताएंगे वो सारे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी 10 नंबर आपकी इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये है आपका दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश। ठीक है, क्या है? भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हाल चालों के शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नए भाव योजना को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये कौन से चैप्टर से ली गई, तो ये आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही वर्ड दे रखा है भाषा। ये कौन से चैप्टर से? भाषा और आधुनिकता चैप्टर से। ठीक है, और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी गद्यांश बनते हैं। तो ये वाला गद्यांश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में 2025 में भी पूछा गया और इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो लिखना कैसे होगा? सबसे पहले आपको संकेत लिखना होगा। भाषा स्वयं संस्कृति तक लिखने के बाद डैश डैश करके आपको लास्ट वाला अर्थ लिख देना। जैसे लिखा है महती आवश्यकता है। ठीक है, तो इतना ही आपको डैश डैश करके लास्ट वर्ड लिख देना। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 दे रखे होते हैं, उनके आपको आंसर लिखने हैं। जैसे लिखा पहला तो पहला का आंसर लिख दिया, दूसरा लिखना है तो दूसरा का आंसर लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। तो पहला आंसर क्या है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला और दूसरा आंसर तो सेम होता है सभी गद्यांश। पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है पहले क्वेश्चन में, उसके बाद दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? किसकी गति विज्ञान प्रगति के साथ जोड़ी जाती है और नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों क्यों होती है? तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है? गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। सबसे पहले हमने लेखक का लिख दिया, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और पाठ क्या है? भाषा और आधुनिकता। तो आप पहले पाठ का ही नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेखक का पहले लिख दिया, पाठ का बाद में लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो किस पाठ से ली गई है? भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम क्या है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो जो भी रेखांकित कर रखा है उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। तो क्या लिखा? वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हाल चालों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नए भाव योजना को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो क्या लिखा है? भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए संस्कृति परिवर्तनों द्वारा व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तन को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। ठीक है, तो इतना आपको जो भी रेखांकित कर रखा है उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? तीसरा, संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो ये क्वेश्चन आपको पहली लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो आप अच्छे से अगर गद्यांश पढ़ लेते हैं, सारे आंसर इसी के अंदर छुपे हैं और 10 नंबर आप खुद ही कंप्लीट कर लेंगे। इसे रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे से अगर आप गद्यांश पढ़ लेते हैं इसी में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो तीसरा का आंसर आपको यहीं पर मिल गया। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर लिखकर तीसरा डालना, उसके बाद इसका आंसर लिख देना। संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। ठीक है, इसके बाद 4 वाला क्वेश्चन क्या है? तो चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था किसकी गति, उसकी गति, यहाँ पे गीत नहीं, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसके साथ? विज्ञान की प्रगति के साथ। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? संस्कृति की गति। ठीक है, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ
जोड़ी जाती है। ठीक है, तो उसकी जगह मतलब सांस्कृतिक की गति। ठीक है, तो ये दो आपके 4 नंबर छोटे छोटे आंसर, यहाँ से आपके 4 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? युगानुरूप परिवर्तित नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए शब्दों की खोज आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा महत्वपूर्ण गद्यांश। ये किस चैप्टर का है? भाषा और आधुनिकता। अब इसकी एक बार ट्रिक भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें ट्रिक आ सकती है। तो इसमें अगर आपको भाषा कहीं दिख जाए, संस्कृति दिख जाए, आधुनिकता दिख जाए या पंडितों दिख जाए, ठीक है, तो ये कौन से चैप्टर से होगी? भाषा और आधुनिकता। तो ये 3 से 4 शब्द आपको याद रखना है। अगर ये 3 से 4 शब्द कहीं आपको दिख जाए तो वो गद्यांश आपका भाषा और आधुनिकता वाले पार्ट से होगा। ठीक है, और इनके लेखक कौन होंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो 2 चैप्टर के हमने आपको करवा दिए, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। ठीक है, अब इस चैप्टर के आपको और भी तैयार करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक हमने आपको करवा दिया, बाकी आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो उन कौन कौन से आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर से? एक तो आपका ये भाषा की साधारण इकाई शब्द है। ठीक है, ये वाला आपको पढ़ लेना, ये मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा। शब्दों के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दूर है। ठीक है, तो ये आपको पूरा तैयार कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो ये आप देख लीजिएगा, मॉडल से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र का स्वरूप में आपको ये वाला तैयार कर लेना है, क्योंकि 3 अब एक साथ कराना काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ये आपको खुद से तैयार कर लेना है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्र के स्वरूप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है आपका धरती माँ की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। धरती माँ की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये 2, ठीक है, ये 2 आपको जरूर से जरूर। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति और साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रजन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से आपको 4 गद्यांश तैयार करने। ठीक है, ये 4 आपको तैयार करने हैं। इसकी एक बार ट्रिक भी देख लेते हैं। अगर राष्ट्र के स्वरूप से अगर आप गद्यांश पूछ लिया जाए तो किन किन वर्ड को आपको याद रखना। तो सबसे पहला राष्ट्र, अगर राष्ट्र वर्ड कहीं आपको दिख जाए तो आप जान लीजिएगा कि ये राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद धरती माँ, ठीक है, धरती माता या धरती माँ की कोख, ये दिख जाए अगर आपको तो ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। उसके बाद वसुंधरा, मातृभूमि, संस्कृत कला और साहित्य कला, ठीक है, संस्कृति और साहित्य कला, नृत्य, गीत और राष्ट्रीयता, जन, ये सब वर्ड अगर आपको दिख जाए तो वो कौन से चैप्टर से होंगे? राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से। ठीक है, और लेखक कौन होंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि किस टाइप से आपको गद्यांश बोर्ड एग्जाम में लिखे होंगे। ज्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना, जो आपसे पूछा जाए सिर्फ उस वही आपको लिखना। तो सारे आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाते हैं, बस आपको अच्छे से गद्यांश को पढ़ना होगा। तो ये कितने आपको गद्यांश इसमें बताएं? 2 ये करवा दिए, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आपको महत्वपूर्ण गद्यांश बताएं। अगर आप ये 8 के 8 तैयार कर लेते हैं, 100% इन 8 के बाहर आपके बोर्ड 2026 में नहीं पूछे जाएंगे। इन 8 में से ही बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके 10 नंबर कंप्लीट, अगर आप ये 8 गद्यांश तैयार कर लें। ठीक है, तो 2 हमने आपको लिखना बता दिया, बाकी 6 की प्रैक्टिस आपको घर पर करनी होगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल जो वीडियो आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और ये सारे गद्यांश आपको तैयार कर लेने, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, शाम तक आपको 9 बजे तक इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने कल की एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। और इस सीरीज को जो हमने 2 फरवरी से 13 फरवरी तक रखी, इस सीरीज को आपको 13 फरवरी तक रेगुलर देखना है। 2 वीडियोस में आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी आपकी जो रह गई हैं वो भी जल्द ही हम कंप्लीट करवा दें। तो ये सीरीज आपकी 13 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके चलेगी महा रिवीजन वाली सीरीज। ठीक है, 5 दिन में जो लास्ट 5 दिन बचे होंगे उसमें आपकी महा रिवीजन चलेगा।
ठीक है, तो ये चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।